बग्गा साहब सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर अमेरिका से ही शुरुआत करते हैं। जो ऑर्डर दिया है कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ, क्या उसके मायने क्या? सबसे पहली चीज़ तो क्या इससे ट्रंप कमज़ोर पड़ते हैं या कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि उनकी सबसे बड़ी अदालत का फैसला ना आ जाए? कैसे देखें सर इसे? नहीं, कमजोर पड़ते हैं तभी बिल्कुल पीटर नवारो हो या ट्रंप हो, काफी खिसियाए हुए हैं अनिल जी। देखें तो ये दूसरा पड़ाव है। पहले लोअर कोर्ट ने इनको उखाड़ फेंका था टैरिफ्स को। फिर इस अपील्स कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जब तक हम सुनवाई ना करें जारी रख सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लगा था कि ये अपील्स कोर्ट इनके हित में फैसला दे रहा है। बट पिछले हफ्ते क्या आया, 7 वर्सेस 4, 7 जजेस ने कहा कि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। जो संविधान अमेरिका का कहता है कि पार्लियामेंट सर्वोपरि है, पार्लियामेंट टैरिफ लगा सकता है, एक्सटर्नल रिलेशंस पार्लियामेंट करता है। ये जो सन 77 का जो एक्ट यूज कर रहे हैं, इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स का कर रहे हैं, वो जब ईरान का रेवोल्यूशन हुआ था, इस तरह का कुछ अगर खतरा आ जाए तब प्रेसिडेंट छोटी अवधि के लिए एक छोटे मामले में, छोटे मसले में इसको यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि 60 कंट्रीज के ऊपर आप इतने भारी भरकम टैरिफ लगा दें और रोज आप बदलते रहें। अनिल जी, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप ने इशू किए हैं, वो किसी प्रेसिडेंट ने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं किए, जो 6 महीने में इन्होंने इशू कर दिए हैं। तो ये अब कोर्ट्स यही बोल रहे हैं कि चेक्स एंड बैलेंस है हमारे सिस्टम में, सेपरेशन ऑफ पावर है। जो पार्लियामेंट है, जो लोकसभा है, उनकी उसको काम करने दीजिए। आपका काम है एग्जीक्यूट करना, जो बिल्स वो बनाते हैं। आप बिल्स नहीं बना सकते, आप लॉ नहीं लिख सकते। ये बहुत तेज इन्होंने कहा है। बट ट्रंप को एक एस्केप रूट देने के लिए इन्होंने ये भी कहा अनिल जी के 14 अक्टूबर तक हम इसको सस्पेंशन में रखते हैं। आप टैरिफ लगा के रखिए, आपके टैरिफ को हम खारिज नहीं कर रहे, बट 14 अक्टूबर तक हम आपको मियाद देते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर पाए। तो अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, ये ट्रंप का काम नहीं है जो इन्होंने टैरिफ्स के साथ किया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या ट्रंप की लॉयल्टी की तरफ झुकेगा कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए झुकेगा? 6 बनाम 3 इनकी मेजॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो अपॉइंटमेंट होते हैं पार्टिजन रूप में होते हैं, पार्टी के तौर पे होते हैं। तो 6 जो जज हैं ट्रंप के नियुक्त हैं या पुराने हैं जो कंजर्वेटिव साइड के हैं, 3 डेमोक्रेट साइड के आप बोल सकते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे कंजर्वेटिव्स भी कॉन्स्टिट्यूशन को पहले अहमियत देते हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर। तो अब ये बहुत कांटे की टक्कर हो जाती है अनिल जी, और सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर रहेगा कि वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं इसका। और ट्रंप के पास एक विकल्प है कि वो यूएस कांग्रेस से सारे ये पारित करें बिल। वहां पे इनकी बहुत छोटी एक मेजॉरिटी है, उसमें वो रिपब्लिकन सारे क्या इसमें सम्मिलित होंगे नहीं होंगे। और भारत के ऊपर जिस तरह से 50% का प्यूनिटिव टैरिफ लगाया गया है, वो तो बहुत एक बड़ा मुश्किल रहेगी, क्योंकि काफी रिपब्लिकन इससे खफा है कि चीन को एक फ्री पास दे दिया, टर्की को फ्री पास दे दिया, अपने गरेबान में नहीं झांका और भारत को सिंगल आउट किया है। तो भारत के लिए अच्छी खबर है और ट्रंप के लिए थोड़ी बुरी खबर हो सकती है। मगर साहब कैसे देखते हैं आप जीडीपी के नंबर्स को भी, और साथ ही अब ये पीएमआई के आंकड़े आ रहे हैं, और जो डेड इकोनॉमी कहने वाले ट्रंप साहब के लिए कोई आपका विशेष संदेश प्यार भरा? अनिल जी, थैंक्स टू योर प्रोग्रामिंग यूएस वीजा तो मिलना नहीं है। अब कोई 25% टैरिफ के बाद फर्क नहीं पड़ता, 5,000 भी लगा दें तो हाँ। कुछ भी बोलने फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक नाम बदल के पासपोर्ट बदल के जाएंगे अगर यूएस वीजा लेना है तो। ये जो नंबर है अनिल जी, इसकी अहमियत। नहीं नहीं सर, वो तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ना मिले। हम चाहते नहीं कि ब्रेन ड्रेन हो। हाँ, कि इतने अच्छे हमारे पास बग्गा साहब है, अमेरिका क्यों जाए। हाँ, आपको घूमने फिरने जाना हो तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी, उसकी चिंता न करें, करवा देंगे सर। आपसे लेंगे चिट्ठी और जाएंगे। थैंक यू सर। जी सर, बताएं।
तो अनिल जी, ये जो नंबर है इसकी अहमियत क्या है? आज जापान का पीएमआई आया 50 से नीचे, चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है 50 से नीचे, 50 से नीचे होता है कॉन्ट्रैक्शन जोन में। जर्मनी अगर आप देखें, तीसरी बड़ी इकोनॉमी, 50 से नीचे, और पूरा यूरोप 50 से नीचे। यहाँ पे ऐसे माहौल में जब एक्सपोर्ट्स भी गिर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी गिर रही है दुनिया भर में, वहां पे भारत का इतना जबरदस्त नंबर आना, और ये थर्ड पार्टी का है। देखिए जीडीपी में जो परमा पियर्स हैं जो मायूसियत में रहते हैं, वो पूरे वीकेंड को ट्रोल कर रहे थे कि अच्छा जीडीपी अच्छा आ जाता है तब कहते हैं ये तो बैकवर्ड लुकिंग है, लैगिंग है। आप आगे देखिए, मार्केट फॉरवर्ड होते हैं, मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया। उसको हमने जब तोड़ा, फिर बोलते हैं कंपनियों के नंबर क्यों नहीं बढ़े अगर आपका जीडीपी, ये नंबर खराब है। ये फिर अब तीसरा कुछ नहीं मिला, तो नॉमिनल तो जी 8.8 ही है, नॉमिनल को डबल डिजिट होना चाहिए था। आपकी इन्फ्लेशन अगर 1-1.5% पे आ गई है, आपका अगर डब्ल्यूपीआई डिफ्लेशन में है, तब आपका नॉमिनल भी नीचे आ जाता है। ये बेसिक इकोनॉमिक 101 है आपके लिए, कि जब 3.5, 4, 5% इन्फ्लेशन होती थी, वो डिफ्लेटर लगता था, तब आपका रियल जीडीपी काफी नीचे होता था नॉमिनल से। अब इन्फ्लेशन कम है और डब्ल्यूपीआई तो डिफ्लेशन के तौर पर है, रॉ मटेरियल की कमी हो रही है प्राइसेस में। तो ये नंबर अब क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, हमने बोला चलो मार्केट सर्वोपरि है, मार्केट बता देगा नंबर ठीक है कि नहीं, बट ये इस तरह का पीएमआई आना, और ये नहीं कि 50 से 51, ये 59 जैसा नंबर आना, 59 का नंबर आना, मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग काफी दमदार चल रहा है। इसको और स्टडी करेंगे, बट ये नंबर तो बहुत अच्छे हैं, स्पेशली जबकि 5 में से 4 इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्शन जोन में है, और सारी यूरोपियन इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्शन। आज कोरिया का नंबर आया, एक्सपोर्ट की भी बढ़ोतरी कम हुई और पीएमआई कॉन्ट्रैक्शन में गया, तो कोरिया भी आगे कॉन्ट्रैक्शन में है। उस माहौल में 59 का नंबर आना बहुत ही मैं कहूंगा कि अच्छा दर्शाता है इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को। चीन जापान की यात्रा, इन बड़े बड़े लोगों से मुलाकात, फिर आज पुतिन साहब से भी, सर कैसे देख रहे हैं? क्या ये भारत के लिए कुछ गेम चेंजर होगी? जरा समझाएं सर। नहीं, बहुत बड़ा गेम चेंजर है अनिल जी। 7 साल बाद चीन जा रहे हैं, और मैं कहता रहा हूं कि ताइवान वियतनाम का मॉडल देखिए, जहां पे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है चाइना के साथ, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, बट चाइनीज निवेश को वो वेलकम कर रहे हैं। तो 200 चाइनीज एफडीआई प्रपोजल्स पड़े हुए हैं भारत सरकार के पास पिछले 5 सालों से, जो हमने कड़ी पेशकश की थी चीन के बाद, गलवान के बाद। तो बॉर्डर मसला इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है, वो तो दशकों का मसला है। उसमें आप अपना डिफेंस बरकरार रखिए, बट इकोनॉमिक एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है। सन 60 के दशक में सबमरीन और डिस्ट्रॉयर्स पहली बारी भारत में आए थे रशिया से। 70 के दशक में हमारे साथ खड़े रहे, और उसके बाद भी हमने देखा है कि एक स्ट्रैटेजिक अलाई है जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। तो रशिया के साथ जो संबंध आज घनिष्ठता आई है, वो अच्छा है। और पुतिन साहब को दिसंबर में जरूर न्योता दिया होगा भारत आने का। ये एक डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हम सबके दोस्त हैं, सबसे हम काम करेंगे, और या टेरर के अगेंस्ट हैं हम। तो टेरर को जो पनपने दे रहे हैं, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया, फिर भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ को आप 2 बारी दावत देते हैं व्हाइट हाउस के अंदर, ये कभी पहले हुआ नहीं था। और ये होगा अनिल जी, देखिएगा पाकिस्तान अकेला रह जाएगा, क्योंकि चीन के भी पैसे डूबे हैं पाकिस्तान में। अमेरिका का में तो हौसला नहीं है वहां पे जाके काम करने का बलूचिस्तान में। तो पाकिस्तान के पास ना चीन रहेगा ना अमेरिका रहेगा। वो सोच रहे हैं कि इन दोनों को हमने खेल लिया है और हम भारत से आगे निकल गए। भारत का फंडामेंटल है, भारत का ऐसा बड़ा इकोनॉमी है, ऐसा बड़ा मार्केट है, सब लोग हमारे साथ एंगेज करेंगे, और हम दोस्तों के साथ भी दोस्त हैं। और जो इतने अच्छे दोस्त भी नहीं है, अगर वो इकोनॉमिक कैपिटल लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी लाते हैं भारत में, नौकरियां बढ़ाते हैं, उनके लिए भी हमें वेलकम करना चाहिए अपने सेफ गार्ड्स लगा के।